हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट की थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ FY BCom लेवल के सेकेंड सेमेस्टर की वो आखिरी चैप्टर, दैट इज़ 7th चैप्टर, जो पूरे मॉड्यूल में एक ही चैप्टर था, वो था कैपिटल बजटिंग। अब ये चैप्टर आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी एक चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन थियोरी के लिए आता है और एक क्वेश्चन उसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आता है। अब हमने थियोरी के क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में तो बच्चों डिस्कस कर लिए, लेकिन उसमें मैंने एक जो क्वेश्चन था जो मैंने कहा था मैं लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि ये पूरा रिवीजन होगा। तो आज हम कैपिटल बजटिंग के इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, फाइनल टचअप देने जा रहे हैं विद द स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग, तो बच्चों हमने देखा कि कैपिटल बजटिंग है क्या, क्योंकि हर प्रोड्यूसर के पास बहुत से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे, और इसके लिए ही हैज़ टू ऑलवेज डिज़ाइन द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स। वो कहाँ पे वो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करेगा, या सपोज़ अगर जो कैपिटल बजटिंग वो प्लानिंग कर रहा है तो वो कैपिटल बजटिंग इसके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, रिस्क किस में मिनिमाइज्ड है, किस में जल्दी उसका पैसा जो है वो रिटर्न होके मिलेगा। कंप्लीट जो स्टडी रहती है, एवेल्युएशन रहता है ऑफ इन्वेस्टमेंट का, उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या था? इट इज़ कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर और विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो हमें मदद करता है टू कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्सेज। हमेशा एक प्रोड्यूसर को अपने रिसोर्सेज, अपने एक्सपेंडिचर को फ्यूचर में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, सो दैट ही कैन इजीली सर्वाइव एंड सस्टेन इन द मार्केट। तो कैपिटल बजट के हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे बच्चों, हमने उसके फीचर्स भी देखे, हमने उनका इम्पोर्टेंस भी देखा, लेकिन स्टेप्स मैंने नहीं करवाया। स्टेप्स आज करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट रिविजन है। बच्चों हमने कैपिटल बजटिंग के 3 मेथड देखे। 3 मेथड में पहला था पे बैक पीरियड मेथड देखा, बहुत इजी, और मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स इस मेथड को पॉपुलरली यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि टाइम भाई इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर बिजनेस साइकिल, तो इसके लिए दे प्रेफर कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मनी एट प्रेजेंट टाइम। तो वो हमेशा फ्यूचर के जो इन्फ्लोज थे उनको वो कन्वर्ट करते हैं आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, तो वो लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और कुछ लोग जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उस मेथड को हम फॉलो करते हैं, जिसमें अगर कैश फ्लो यूनिफॉर्म हो, तो हमने देखा था किस तरह से हमने एन्युटी टेबल से उसको कैलकुलेट किया। और अगर सपोज़ वो कैश फ्लो अगर थोड़ा डिफरेंट भी आता है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो भी हम ट्रायल एंड एरर मेथड से हम उस IRR मेथड का जो डिस्काउंट रेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आज हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट नोट के फॉर्म में बहुत बार देखा है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग की स्टेप्स क्या हैं? अब जब हमने ये तीनों मेथड किए हैं, आपने तीनों मेथड, अगर सपोज़ कोई मिसप्लेस हुआ है आपका, तो बच्चों वो आप सिस्टमेटिकली उस वीडियो में जाके पहले वो क्वेश्चन क्लियर कर लो। तो उसके बाद तो ये स्टेप्स तो पूरा रिविजन ही है, और प्लस एक फ़ायदा और है क्योंकि थियरी भी क्लियर हो जाएगा। चाहे वो पे बैक पीरियड मेथड हो, वो आपको पूछा जाता है पे बैक पीरियड मेथड क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, थियरी भी पूछेगा या न्यूमेरिकल, हमने दोनों सेकंड पार्ट में कवर किया है। या NPV मेथड, वो थियरी में भी पूछ सकता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ, या एनी प्रॉब्लम जो है वो भी पूछ सकता है, तो वो हमने थर्ड पार्ट में कवर किया। और फोर्थ पार्ट में हमने देखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन BCom वाले बच्चे जो कॉमर्स फैकल्टी वाले हैं, उनको IR से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सम्स नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है। ओके बच्चों, तो चलो स्टेप्स देखते हैं कि जब एक प्रोड्यूसर कैपिटल बजटिंग को फोकस करता है, जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करता है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें वो एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बहुत से डिसीजंस लेता है। तो जब वो मर्जर के, एक्विजिशन या मॉडर्नाइजेशन के कोई भी डिसीजन लेता है जहाँ इसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो पहला उसका स्टेप क्या रहता है? डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला कि उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा।
जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट, जब वो पहला जो एक स्टेप आता है उसको वो केयरफुली, क्योंकि वो इनिशियल रूट स्टेप है इसका, इसमें वो क्या ऑब्जर्व करता है बच्चों कि उस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में उसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसमें कितना खर्चा आएगा। यानी उसके लिए अगर मैं बोरोड कैपिटल लेता हूँ तो कितना मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करता हूँ वहाँ पे मेरा कितना खर्चा आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, मेरा ओन्ड होगा, अपना मैं परचेस करूँगा या मेरा हायर्ड और लीज पे रहेगा, उसका मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा, हर एक चीज़, कितना मेरा रॉ मटेरियल होगा, लेबर को जब एम्प्लॉय करता हूँ कितना उन्हें वेजेस देने पड़ेंगे, यानी हर तरह की चीज़ें। अच्छा, जो हम पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मेरा एब्रॉड से अगर उसमें अगर पैसा अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना लगेगा, एक्सचेंज रेट क्या है, अगर बाहर से मशीनरी आ रही है या रॉ मटेरियल में बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो कस्टम ड्यूटीज़ क्या है, टैरिफ रेट क्या है, ये हर चीज़ को यानी हर एंगल को प्रॉपरली इवैल्यूएट करता है प्रोड्यूसर। तो इसमें क्या क्या देखता है बच्चों, प्राइसेस ऑफ इक्विपमेंट्स, प्राइसेस क्या है, या एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब मैं मशीनरी को इंस्टॉल करता हूँ तो कितना खर्चा लगेगा, कस्टम ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, टैरिफ रेट्स क्या रहेंगे, या अगर मेरा वो कैपिटल जो है फॉरेन से आया हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो उसका एक्सचेंज रेट क्या है, वो भी तो एक कैपिटल के कॉस्ट का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फर्स्ट फैक्टर में एक प्रोड्यूसर फोकस करता है, क्योंकि ये उसका कोर पॉइंट है, दैट इज डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ओके बच्चों। सेकंड रहता है एस्टिमेशन ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कैश इनफ्लो कैसे रहेगा। जैसे हमने किया था, मैंने फर्स्ट पे बैक पीरियड में कहा था कि सपोज अगर बिजनेसमैन जो है वो 10 लाख इन्वेस्ट करता है, दैट इज़ कैपिटल अगर वो इन्वेस्ट करता है, और जो कैश इनफ्लो है उसे मिल रहा है हर साल जो है वो 2 लाख उसे मिल रहा है, तो पे बैक पीरियड जो है वो हमारा कितना आएगा, पे बैक पीरियड आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी कैपिटल जो है वो हमारे कैश इनफ्लो से डिवाइडेड होगा, तो आपको कितना मिलेगा 5 ईयर्स। तो ये हमारा क्या रहेगा, पे बैक पीरियड। तो एवरी ईयर कैश इनफ्लो कितना रहेगा वो भी हम कंसिडर करते हैं कि एवरी ईयर, यानी वो जो बिज़नेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, हर साल कितना कैश फ्लो, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको हर एक साल कितना उनको रेवेन्यू मिलेगा, वो उन्हें कैश इनफ्लो जो है वो कैलकुलेट करके देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर यूनिफॉर्म मिले, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल भी लिया था, से फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर जो है वो उसे मिल रहा है, जैसे से फॉर एग्जांपल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 50,000। ओके बच्चों, ये है टोटल कैपिटल का कॉस्ट जो उसने इन्वेस्ट किया 50,000। एक सिंपल एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर जो है उसे कितना मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल उसे मिल रहा है 25,000। सेकेंड ईयर कितना मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल 20,000। थर्ड ईयर कितना मिल रहा है 15,000, इसे उसे हर साल मिल रहा है। अब ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। जब इस तरह से मिलता है तो याद है हमने कहा था पे बैक पीरियड अगर है तो उसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर 25,000 मिला तो क्यूमुलेटिव सम हमें फाइंड आउट करना है, तो क्यूमुलेटिव सम ही रहेगा वो 25,000 ही रहेगा वो फर्स्ट ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर जो रहेगा, सेकेंड ईयर हमें कितना मिल रहा है 20,000, तो हम प्लस करेंगे 25 में हम लोग 25,000 में 20,000 तो वो रहेगा हमारा 45,000। चलो सेकेंड ईयर तक हमारा 50,000 में से 45,000 तो रिकवर हो गया। थर्ड ईयर जो था वो हमें मिल रहा है 15,000। अच्छा, फिर 45,000 में अगर मैं 15,000 ऐड कर रही हूँ तो आई विल गेट 60,000। लेकिन मेरा बजट कितना है बच्चों, 50,000। मेरा पे बैक पीरियड क्या रहेगा, देखो 45,000 तो मुझे मिला, बाकी मिला कितना 15,000, जो थर्ड ईयर है उसमें मुझे कितना मिल रहा है 15,000। तो मुझे चाहिए 50,000 कैसे मुझे वापस मिला, कितने टाइम में मेरे को रिकवर होके मिला। अब देखो ये भी बहुत इजी है, देखो अगर 15,000 पूरे साल में है, यानी 15,000 के लिए हमने कितना 12 मंथ्स, ओके ये 12 मंथ्स में है। अच्छा, अब 5,000, क्योंकि 45,000 में हम 5,000 ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 45,000 जो है वो हमारे 2 ईयर्स में तो हमें मिल गए बच्चों, बाकी कितना चाहिए 5,000, तो 15,000 का 1/3 है 5,000, तो 5,000 हमें कितने मंथ्स में मिलेंगे 4 मंथ्स में।
तो 15,000 12 मंथ्स में, तो 4 मंथ्स में हमें मिलेंगे 5,000, तो प्लस ऐड किया 5,000 यानी 4 मंथ्स यानी 1/3 ऑफ द ईयर, तो 2 ईयर और 4 मंथ्स, उसमें हमारा पे बैक पीरियड जो है यानी फर्स्ट मेथड से हमें पूरा रिटर्न जो है वो मिल गया। तो इस तरह से एस्टिमेटेड कैश फ्लो हमें फाइंड आउट करना है, जिससे एक प्रोड्यूसर जो है वो डिसीजन ले सके कि मुझे कैसे, कब, किस तरह से मुझे पैसे जो हैं वो वापस मिलेंगे, जितना मैंने इन्वेस्ट किया कितना जल्दी जो है वो मुझे वापस मिलेगा। तो इस तरह की टेंडेंसी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन रखते हैं। क्लियर बच्चों? चलो थर्ड देखते हैं, मेजरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। हर एक प्रोड्यूसर जब भी हमेशा कैपिटल बजटिंग को फोकस करता है तो वो फोकस करता है रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कैश इनफ्लो है जो हमें मिलने वाला है कमिंग ईयर्स में, अब कमिंग ईयर्स में मिलेगा यानी 1 साल के बाद 25,000, 2 ईयर के बाद 20,000, 3 ईयर के बाद 15,000, जो ये पैसे हमें मिल रहे हैं वो फ्यूचर में मिलेंगे। एंड यू नो दैट कि फ्यूचर क्या है बच्चों? अनसर्टनिटीज़ है। फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में चेंज हो सकता है हमारे कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में, चॉइस में, इनकम में चेंज हो, फैशन चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। तो बहुत सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ होती है। तो हमेशा प्रोड्यूसर जब इस तरह की कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेता है तो उन कैश फ्लो में रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को भी फोकस करता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या उसका बी प्लान होगा या किस तरह से वो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तो हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को भी एक स्मार्ट बिजनेसमैन प्रोड्यूसर फोकस करता है। ओके बच्चों, देन फोर्थ स्टेप जो है वो है डिटरमाइनिंग डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट बच्चों अभी आप समझ सकते हो, पे बैक पीरियड में तो डिस्काउंट रेट था ही नहीं, जो अभी अभी हमने किया उसमें तो डिस्काउंट रेट था ही नहीं। ये जो डिस्काउंट रेट है वो हमने देखा किस में? एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। दोनों मेथड में हमने डिस्काउंट रेट देखा। डिस्काउंट रेट क्या है? एक फ्यूचर कैश फ्लो जब एक प्रोड्यूसर डिस्काउंट करता है, जितना उसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट्स उसे चाहिए, उसी रेट पे वो क्या करता है? उस कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, उस पर डिस्काउंट कर देता है। क्यों? क्योंकि कैश इनफ्लो मिल रहा है फ्यूचर में, लेकिन मनी एट प्रेजेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमें मालूम है फ्यूचर में ड्यू टू इन्फ्लेशन उसका जो परचेसिंग पावर है वो रिड्यूस होगा, मनी की वैल्यू रिड्यूस होगी। इसके लिए हमने कहा रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ को भी वो फोकस करता है। इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन जो है वो डिटरमाइन करते हैं प्रॉपर डिस्काउंट रेट। तो इसके लिए द फ्यूचर कैश फ्लोज दे आर डिस्काउंटेड बाय द वेरियस बिजनेसमैन टू गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये हमने भी थर्ड पार्ट में देखा था नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जनरली जब हम देखते हैं कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहता है, अगर मैं कैपिटल को बोरो कर रही हूँ चाहे वो स्टेक होल्डिंग से या सपोज मैं कमर्शियल बैंक से ले रही हूँ, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जनरली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डिस्काउंट रेट, ताकि हम उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फिर हम कुछ बिजनेसमैन जो है जब उसको और प्रोजेक्ट को आगे एवेल्युएट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आती है टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देखते हैं बच्चों, तो उस प्रेजेंट वैल्यू में जैसे मैं कहती हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी अभी हमने कहा कि हमारा पे बैक पीरियड मेथड से तो हमने करके देखा कि किस तरह से हमने इजीली फर्स्ट मेथड से अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो 2 ईयर्स और 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में हमने रिकवर कर ली। लेकिन बहुत से लोग हैं जो एनपीवी मेथड को फाइंड आउट करते हैं। अब एनपीवी मेथड में हमने बच्चों यूज़ किया था, तो क्या किया था हमने, उसमें हमने दिखाया था कि अगर हमें एनपीवी चाहिए तो उसमें से हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू में से जो ओरिजिनल यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देते हैं बच्चों। अच्छा,
अब हमारा जो एनपीवी है वो कैसे आएगा, देखो ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं कैसे। अब फर्स्ट ईयर जो है सपोज A1, उसको हम डिवाइड करते हैं 1 प्लस अब हमारा R यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। फर्स्ट ईयर है तो रेज़ टू 1, सेकेंड ईयर दैट इज़ A2 या उसको हम FV भी कह सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू, दैट इज़ 1 प्लस R का स्क्वायर। और थर्ड ईयर सपोज A3 तो 1 प्लस R का क्यूब। ये तीनों को हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट सपोज 50,000। ओके, अब देखो फर्स्ट ईयर हमें कितना मिला 25,000। सपोज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज एनपीवी में कैलकुलेट कर रही हूँ 10%, ना सिंपल मैं 10% के हिसाब से ले रही हूँ, दैट इज यहाँ पे 1.1। ओके, 1 प्लस 10%, 1 प्लस R यानी 10% तो वो हो जाएगा 1.1 प्लस सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिला 20,000, तो ये हमें क्या मिलेगा 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21 बराबर बच्चों। अच्छा, थर्ड ईयर मुझे मिला 15,000। अब 1.1 का क्यूब यानी कितना मिलेगा 1.331, उससे डिवाइड करना है। ये सब टोटल करके मैं माइनस करूँगी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 50,000। आप 50,000 को आप 1.1 से डिवाइड करो बच्चों तो आप देखोगे कैलकुलेशन मिलेगा 22,727। आप कैलकुलेट करके देखो बच्चों, जब 25,000 को 1.1 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 22,727। अच्छा, फिर हम 20,000 को 1.21 से डिवाइड करेंगे। 20,000 को जब मैं 1.21 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 16,529। 16,529। अच्छा, थर्ड है, मुझे थर्ड ईयर का है 15,000। 15,000 को मैं 1.331 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर आएगा 11,270। 11,270। ये तीनों को मुझे प्लस करना है और माइनस करना है 50,000। ये मुझे एनपीवी मिलेगा यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इन सबको जब मैं ऐड करती हूँ यानी 22,727 प्लस 16,529 प्लस 11,270। आपको याद आ रहा है बच्चों, ये कैलकुलेशन हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में करके देखा है, सेम कैलकुलेशन, मैंने सेम प्रॉब्लम ली है। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 50,526। ओके बच्चों, इसमें से मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 50,000, माइनस करूँगी तो कितना मिला मुझे प्लस 526। देखो पॉजिटिव मिला। जब एनपीवी पॉजिटिव मिलता है तो वो प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, अगर यहाँ मुझे नेगेटिव मिलता था तो वो प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं बच्चों, रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। लेकिन ये आपको इसमें शॉर्ट नोट में लिख के नहीं बताना है बच्चों, मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपको। तो बस आपको थियरी में लिखना है कि हमने जो भी कैश फ्लो लिया है उसका हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अगर एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है तो बिजनेसमैन क्या करेगा, उस प्रपोजल को, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन अगर उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आया तो उसको वो रिजेक्ट करेगा। नाउ लास्ट पॉइंट, कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू विद द कैश फ्लो विथ कॉस्ट। देखो हमने कॉस्ट के साथ कंपेयर किया, यानी मेरा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया, मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, लेकिन फिर मैंने कॉस्ट के साथ कंपेयर किया कि जितना मुझे कैश फ्लो एवरी ईयर मिलेगा, फर्स्ट ईयर मुझे फिर 25,000 मिला, आज उसकी वैल्यू है 22,727। सेकेंड ईयर मुझे 20,000 मिला, आज उसकी वैल्यू है 16,529। 3 साल के बाद मुझे 15,000 मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू है 11,270। यानी टोटल मुझे आज मिला, यानी तीनों साल का नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में वैल्यू कितना है, दैट इज़ 50,526। लेकिन मैंने ओरिजिनल कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट कितना किया था, 50,000। तो इसके लिए मुझे जितने भी कैश फ्लो का नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा उसको मैं किसके साथ कंपेयर करूँगी, कॉस्ट के साथ, ताकि आई शुड कम टू नो कि मेरा जो फिगर है वो पॉजिटिव है तो इजीली विदाउट सेकंड थॉट आई विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। लेकिन अगर वो नेगेटिव है
तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वेदर आई विल एक्सेप्ट इट और नॉट। अपैरेंटली देखिए पे बैक पीरियड मेथड से तो आसानी से हो सकता है। जैसे हमने कहा कि 2 साल और 4 महीने में पूरा पैसा वापस आ रहा है, रिस्क बहुत कम है, लेना चाहिए। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, मिल रहा है 60,000, तो एक हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो पे बैक पीरियड से भी हमने डिसीजन लिया। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट बिजनेसमैन जो टाइम वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, वो हमेशा इस नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू ही डिसीजन लेते हैं कि आज के डेट में उस पैसे की वैल्यू क्या है। अगर वो पॉजिटिव है दे विल एक्सेप्ट इट, अगर वो नेगेटिव है तो दे विल रिजेक्ट इट। तो ये है 6 स्टेप्स जो कैपिटल बजटिंग के समय हर प्रोड्यूसर जो है वो यूज़ करता है। पहला क्या था, हमें उस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। फिर जितने हर साल हमें कैश इनफ्लो मिलेंगे उन्हें कंसिडर करना है। उसके अंदर जितने रिस्क और अनसर्टनिटीज़ हैं उन्हें कवर करना है। डिस्काउंट रेट यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट हमें वो एस्टिमेट करना है। फिर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उन कैश इनफ्लोज की हमें कैलकुलेट करनी है। और फिर हमें उनमें से जो ओरिजिनल कॉस्ट है कैपिटल की वो माइनस करके देखनी है। पॉजिटिव आया तो भाई प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, और अगर नेगेटिव आया तो प्रोजेक्ट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो ये हैं सम फ्यू इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग। तो इस तरह से हमने कैपिटल बजटिंग के पूरे चैप्टर को सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 मैंने कवर किया। लेकिन उसके साथ साथ वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि इस कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने अलग से एक चैप्टर बना के मैंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। ज़रूर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेना, और 100% जो आपकी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम आएगा उसी में से ही रहता है। ओके बच्चों, so if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.